Hello students, good day, namaste, sat sri akal, assalamu alaikum. In last lecture we have seen many formulations regarding radius, speed of electron, kinetic energy, potential energy, total energy, angular momentum of electron revolving in a particular orbit. Orbit number n, in particular one electron species for Bohr's theory of atom. वहाँ पे रेडियस को हमने जेड और एन की फॉर्म में निकाला था। ये चार ग्राफ है रेडियस का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, यू पीपल नो इट। फॉर्मूला ऑफ रेडियस इज 0.529 n स्क्वायर बाई जेड एक्सट्रॉम। जब एक्स एक्सिस पे हम जेड और एन दो वेरिएबल हैं सबके लिए, तो जब n ले रहे हैं तो ऑटोमेटिकली जेड कांस्टेंट है, n ले रहे हैं तो ऑटोमेटिकली जेड एम फिक्स ले रहे हैं, जेड ले रहे हैं तो n कांस्टेंट है, जेड ले रहे हैं एक्स एक्सिस के ऊपर तो n कांस्टेंट है। तो जेड के साथ वेरिएशन देख रहे हैं तो n कांस्टेंट है, और n के साथ वेरिएशन देख रहे हैं तो जेड कांस्टेंट है इन ऑल ऑफ दीज प्लॉट्स। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 0.529 n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। ये है आपका, इस बार जेड कांस्टेंट है तो ये पूरी चीज कांस्टेंट हो गई, दिस कंप्लीट थिंग इज कांस्टेंट। तो r इज एक्टिव प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, y इज एक्टिव प्रोपोर्शनल टू, ये y है और ये x है, तो क्या हो गया, y इज एक्टिव प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। अब आपको मैथमेटिक्स में ग्राफ पता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं एक बार हटा देता हूँ काइनेटिक एनर्जी और जेड हटा देता हूँ, यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर और y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। अगर k आपका पॉजिटिव होता है तो आप लोग जानते हैं कि ग्राफ पैराबोलिक ग्राफ होता है, दिस इज पैराबोलिक ग्राफ। अगर k पॉजिटिव है तो, और k नेगेटिव है तो ग्राफ कैसा रहेगा, इन्वर्टेड पैराबोला रहेगा। इफ k इज नेगेटिव देन ग्राफ इज नेगेटिव y एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक रहेगा। आप लोग जानते हैं ये डायरेक्टली में जो मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है, आई एम यूजिंग डायरेक्टली। तो यहाँ पर y इज एक्टिव प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है, पॉजिटिव है, z पॉजिटिव 0.529 एंगस्ट्रॉम पॉजिटिव, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर हो गया, तो ग्राफ ये आ जाएगा आपका, दिस इज योर ग्राफ। पर n की वैल्यू ऑर्बिट नंबर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये पार्ट ऑफ ग्राफ यहाँ पे मीनिंगफुल नहीं है, तो सिर्फ इतना पार्ट ग्राफ का हमारे काम का है, राइट। सेकेंड वाला पार्ट 0.529 n स्क्वायर, ये यहाँ पे n स्क्वायर को ही x लिया है, ये पूरी चीज x है, ये आपकी y है, तो r इज एक्टिव प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, लेकिन y इज एक्टिव प्रोपोर्शनल टू x, क्योंकि n स्क्वायर ही x है, r आपका y है, r आपका y है, तो y इज एक्टिव प्रोपोर्शनल टू x, यानी कि y इज एक्टिव प्रोपोर्शनल टू x में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट पॉजिटिव है, तो आप बड़े प्यार से n की वैल्यू ले सकते हैं। n की वैल्यू तो 1 2 3 यही लिमिटेड वैल्यू होगी, पर ग्राफ तो हम पूरा ही बनाते हैं, यहां से यहां तक r इज एक्टिव प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर का ग्राफ ये हो जाएगा। r इज डिपेंडेंसी ऑन जेड, देखो जब ये r जेड का फंक्शन है तो आप r का फॉर्मूला है 0.529 n स्क्वायर बाई जेड। इस बार n कांस्टेंट है उन दोनों ग्राफ के लिए, तो ये पूरी चीज कांस्टेंट हो गई इस बार, तो r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई जेड हो गया। इस बार x ये है आपका और y ये है, y ये है, x ये है, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x हो गया ग्राफ नंबर 3 के लिए। y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x किसके लिए होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला।
रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो ग्राफ कैसा रहेगा आपका? R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में रेडियस और z की वैल्यू नेगेटिव रहेगी, जो कि परमिसिबल नहीं है, इसलिए सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये ग्राफ रहेगा। क्योंकि r और z हरदम पॉजिटिव ही रहते हैं, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ग्राफ हो सकता है। जब y और x पॉजिटिव हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही रहेगा लिमिटेड ग्राफ। सेकंड है r वर्सेस 1/z। तो इस बार पूरे 1/z को x एक्सिस पे लिया है, तो ये पूरा x है, तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x किसका ग्राफ होता है? आप लोगों ने पढ़ा है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन ये हो गया आपका r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z। तो एक रेडियस का फॉर्मूला लिखो, ये कभी n कांस्टेंट कभी z कांस्टेंट, और सिंपल पैराबोला हाइपरबोला एंड स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से आप ग्राफ बना सकते हो। Let us draw this graph, energy versus Z. एंड सेकेंड वाला ग्राफ था आपका काइनेटिक एनर्जी वर्सेस जेड था। आई थिंक कुछ भी ले लो, बहुत सारे ग्राफ बना सकते हैं हम लोग। पहले स्पीड वाले ग्राफ देख लेते हैं। स्पीड का फॉर्मूला लिख लीजिए 2.18 10⁻⁶ z/n मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे v वर्सेस z है, तो ये पूरी चीज कांस्टेंट हो गई, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z हो गया, क्योंकि n कांस्टेंट है इसमें। तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आपका पॉजिटिव है, तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन विद पॉजिटिव स्लोप ये ग्राफ हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो जाएगा आपका। दिस इज कंप्लीट स्ट्रेट लाइन ग्राफ, राइट। अब यहां पर अगर हम बात करें v वर्सेस n, v वर्सेस n की अगर हम बात करें, तो दिस इज परफेक्ट कांस्टेंट, दिस इज परफेक्ट कांस्टेंट। v वर्सेस v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा v वर्सेस n। तो ये y इज, ये आपका x है n, और y है आपका v, तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ये किसका होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ। रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ, y is directly proportional to x, straight line, y is inversely proportional to x, rectangular hyperbola, y is directly proportional to x square, parabolic graph। अब ये ग्राफ इक्वेशन देख के आप लोग पहचान जाओगे, बहुत इजी। बस आपको जो कंफर्टेबल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कब कैसा होता है, पैराबोला का ग्राफ बहुत ही सिंपल पैराबोला जहाँ जिसका अपेक्स ओरिजिन के ऊपर है, उसका ग्राफ कब क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का साइन पॉजिटिव होगा तो कैसा होगा, नेगेटिव होगा तो क्या होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हाइपरबोला की इक्वेशन है, तो हाइपरबोला का ग्राफ कब फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा, कब सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा। ये बहुत ही सिंपल आपको ग्राफ पता है तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री में आने वाले सारे ग्राफ बना सकते हो। मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि बेसिक मैथमेटिक्स और फिजिक्स में एंड मैथमेटिक्स में आप लोगों ने ये सब पढ़ लिया होगा ग्राफ, क्योंकि बहुत आसान चीज होती है, वेरी इजी थिंग। अगर आपको फिर भी इफ यू डोंट अंडरस्टैंड वी कैन कवर इट इन 5 to 10 मिनट्स। तीनों ग्राफ बहुत सिंपल है, बहुत कॉमनली यूज होते हैं। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E वर्सेस Z। E है टोटल एनर्जी, क्या होता है -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। E वर्सेस Z, E वर्सेस Z का अगर हम ग्राफ बनाएं तो ये पूरा आपका एक नेगेटिव कांस्टेंट हो गया,
तो ये हो गया E वर्सेस Z। यहां पर अगर हम देखें, ये कांस्टेंट K बोल देते हैं Z स्क्वायर, लेकिन ये कांस्टेंट क्या है, नेगेटिव है। तो ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, लेकिन k क्या है, नेगेटिव। k नेगेटिव है तो कैसा ग्राफ आएगा, कुछ देर पहले हमने बात की थी, इट इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव y एक्सिस। नेगेटिव y एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक आएगा। चूंकि z की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, तो सेकंड, ये थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ कभी नहीं हो सकता। ग्राफ आपका ये रहेगा, दिस इज द ग्राफ z वर्सेस E वर्सेस Z, ये ग्राफ रहेगा। अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट पॉजिटिव होता तो ऐसे आता है ये पैराबोला, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता, क्योंकि z की वैल्यू नेगेटिव नहीं है तो सेकंड क्वाड्रेंट में फिर भी नहीं आता। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस z, काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, अगर टोटल एनर्जी x है, माइनस x है, तो काइनेटिक एनर्जी x होगी, ये रिलेशन होता है। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ये प्लस के साथ, काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, प्लस के साथ हो जाएगा, z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी वर्सेस z, ये z स्क्वायर का ग्राफ हो गया, ठीक है। z स्क्वायर एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों का ग्राफ हो गया। तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर। देखो बच्चों, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस z का अगर हम देखें तो ये पूरा कांस्टेंट हो गया, ये पूरा कांस्टेंट हो गया, तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर। एंड ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है आपका, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है, पॉजिटिव है, दिस इज पॉजिटिव। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट पॉजिटिव है तो पैराबोलिक ग्राफ रहेगा, z ये है तो x स्क्वायर, इधर वाला पोर्शन नहीं आएगा क्योंकि z की वैल्यू नेगेटिव परमिसिबल नहीं है, ये z है। अगर मैं x एक्सिस के ऊपर z स्क्वायर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, z स्क्वायर पूरा x है आपका, और काइनेटिक एनर्जी आपका z स्क्वायर पूरा x एक्सिस पे लिया है, तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x बोलते ही, और स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हो जाएगा अगर z स्क्वायर कर दें तो बहुत सारे और भी ग्राफ बना सकते हैं हम इसके ऊपर, वी कैन ड्रॉ मेनी ग्राफ पर्टेनिंग टू दिस। ये बेसिक ग्राफ हो गए। सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हम लोग देखेंगे, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस वी विल सी। और भी बहुत सारे हम लोग ग्राफ बना सकते हैं पोस्ट मॉडल के ऊपर, आप लोग समझ गए। मैं एक बार बता देता हूं जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। स्ट्रेट लाइन का अगर हम ग्राफ देखें तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जल्दी से देख लीजिए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, m स्लोप है, c स्लोप पॉजिटिव है। जब भी एक जल्दी से देखो, स्लोप पॉजिटिव है तो ऐसी एक्यूट एंगल रहेगा ये, स्लोप पॉजिटिव है तो, और स्लोप नेगेटिव है, m नेगेटिव m पॉजिटिव का ऐसा लाइन रहेगी, m नेगेटिव रहेगा तो ऐसी लाइन रहेगी, ऑब्ट्यूज एंगल रहेगा ये m नेगेटिव। c पॉजिटिव है तो पॉजिटिव y एक्सिस को कट करेगा, जैसे ये दोनों लाइन कर रही हैं। c नेगेटिव है, y इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो नेगेटिव y एक्सिस को जैसे ये कट कर रहा है, ऐसे लाइन होगी, सिंपल। अगर c जीरो हो गया तो ओरिजिन से पास होती हुई लाइन रहेगी, c जीरो है तो ओरिजिन से पास होती हुई लाइन रहेगी, यू कैन सी वेरी इजीली, ठीक है। तो y if c is equal to 0, line passes through origin। अब सारी स्ट्रेट लाइन को मैं ब्रॉडली यहां पर स्ट्रेट लाइन को मैं 3 केसेस में डिवाइड कर लेता हूं, और वो मोर देन सफिशिएंट है समझने के लिए।
बताओ तीनों का स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए। ओके, एनी हाउ दिस इज परफेक्ट। आप लोग ड्रॉ कर लीजिए अच्छे से। तीनों का स्लोप क्या है? पॉजिटिव। इसका y इंटरसेप्ट कितना है? 0। इसका y इंटरसेप्ट पॉजिटिव y एक्सिस को कट कर रहा है तो c पॉजिटिव, नेगेटिव y एक्सिस को कट कर रहा है तो c की वैल्यू नेगेटिव। आपको कोई बोलेंगे ऐसा ग्राफ बनाओ जिसमें स्लोप भी नेगेटिव हो, y इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है, तो ऐसे ही बना देना। जैसा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बन रहा था के ई मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी या के ई मैक्स वर्सेस 1/λ, ऐसा ही ग्राफ बन रहा था जिसमें स्लोप क्या था? स्लोप क्या था? पॉजिटिव एंड y इंटरसेप्ट क्या था? नेगेटिव। स्लोप तीनों में एक्यूट एंगल है। जब स्लोप बराबर हो तो मतलब लाइन पैरेलल होती है, क्योंकि स्लोप क्या होता है? आप लोग पढ़ चुके हो 9th-10th में, tan थीटा होता है, थीटा बराबर तो एक्यूट एंगल है, tan थीटा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। y इंटरसेप्ट 0 तो पासिंग थ्रू ओरिजिन, y इंटरसेप्ट पॉजिटिव तो पॉजिटिव y एक्सिस को कट करेगा, c पॉजिटिव, c 0 ओरिजिन से पास होगा, c नेगेटिव, नेगेटिव y एक्सिस, स्लोप पॉजिटिव, ये हो गया है ना। ये लाइन y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की है, क्योंकि यहाँ पर c 0 हो जाएगा तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, क्योंकि m तो स्लोप तो स्ट्रेट लाइन का कांस्टेंट होता है, तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। बट ये क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट पॉजिटिव है, तब ऐसा ग्राफ है। तो m और c के साइन के हिसाब से आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स में स्ट्रेट लाइन डिसाइड करनी होती है, और कुछ ज्यादा यूटिलाइजेशन है नहीं। यहां पर अगर हम बात करें नेगेटिव y इंटरसेप्ट, इन तीनों केस में अगर हम देखें तो एंगल है वो ऑब्ट्यूज है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब ये डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। tan थीटा में थीटा क्या होता है? विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसका ध्यान रखें। अगर ये ले लोगे, ये वाले एंगल ले लोगे नेगेटिव एक्स एक्सिस वाला, तो उसका tan थीटा, वो थीटा ले लोगे तो tan थीटा करोगे तो स्लोप नहीं आएगा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ दो स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है, उससे स्लोप आता है tan थीटा करके। तो तीनों में क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल है, तो स्लोप क्या हो गया? नेगेटिव, 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 ठीक है। स्लोप आपका नेगेटिव हो गया। यहां पे बताओ पॉजिटिव y एक्सिस को कट कर रहा है तो y इंटरसेप्ट पॉजिटिव, y इंटरसेप्ट 0 और y इंटरसेप्ट भी नेगेटिव, नेगेटिव y एक्सिस को कट कर रहा है। ये y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का ग्राफ है, बट y इज इक्वल टू mx में, क्योंकि c 0 है, m क्या है आपका? स्लोप यहाँ पर नेगेटिव है। स्लोप क्या है यहाँ पर? नेगेटिव है। दिस इज, तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x पासिंग थ्रू ओरिजिन, नेगेटिव स्लोप ऐसे और पॉजिटिव स्लोप ऐसे, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का ग्राफ ऐसा रहेगा, एज वी हैव बीन यूजिंग इन डिफरेंट ग्राफ्स। ये स्ट्रेट लाइन हो गया। अगर हम पैराबोला की बात करें, पैराबोला की बात करें तो ग्राफ, I am just telling you the direct conclusion. Y is equal to kx square. Y is equal to kx square. K यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे K पॉजिटिव है, यानी कि Y is directly proportional to x square. यहाँ पर भी y is directly proportional to x square. यहाँ पे पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस का सिमेट्रिक ग्राफ होगा। यहाँ पर स्लोप, यहाँ पे k नेगेटिव है तो नेगेटिव y एक्सिस के सिमेट्रिक ग्राफ होगा, राइट? फाइन। अगर मैं जस्ट y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर की बजाय x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर कर दूं, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर,
और यहां पर भी x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर कर दूं तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर, मतलब ये y हो गया, ये x हो गया, तो ग्राफ रहेगा x एक्सिस के सिमेट्रिक पॉजिटिव x एक्सिस, और यहां पे ग्राफ रहेगा आपका नेगेटिव y एक्सिस के सिमेट्रिक ग्राफ रहेगा। डन। ये दोनों ग्राफ अलग अलग है, दीज आर डिफरेंट ग्राफ। तो पैराबोला के वैसे ये चार ग्राफ आपको कॉमनली यूज होते रहेंगे। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के साइन का ध्यान रखना। डन। थर्ड इज हाइपरबोलिक ग्राफ। हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की अगर मैं बात करूं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन होती है xy इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर k पॉजिटिव है और k नेगेटिव है, k पॉजिटिव है, xy दोनों को पॉजिटिव यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, और k पॉजिटिव बनाने के लिए x और y दोनों को नेगेटिव यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट। तो ग्राफ किस में आएगा? फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में आ सकता है, बाकी में तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि k पॉजिटिव बनाने के लिए x y दोनों को पॉजिटिव है, दोनों को नेगेटिव। यही क्या लिखेंगे? y इज इक्वल टू k बाई एक्स, इसी को हम बोलेंगे y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। डन। यहां पर फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा, यहां पर देख सकते हो आप सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ रहेगा। बहुत इजी है, ऐसे ही सोच लो, x की वैल्यू पॉजिटिव, y की नेगेटिव, एंड y की वैल्यू पॉजिटिव, x की नेगेटिव। यहाँ पे x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है इस क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। इजीली यू कैन सी। तो क्या रहेगा इसका ग्राफ? फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ इज लाइक दिस, यहाँ पे सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ इज लाइक दिस। अब ये तो जनरलाइज ग्राफ हम लोग बना रहे हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, लेकिन अगर आप देखोगे तो ग्राफ हरदम सिमेट्रिक जरूरी नहीं है। ग्राफ हो सकता है इस क्वाड्रेंट में या इस क्वाड्रेंट में नहीं हो, डिपेंड करता है x और y की कौन कौन सी वैल्यू परमिसिबल है। जैसे x की जगह पर आपका आ गया एटॉमिक नंबर तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, पॉजिटिव ही होगा। तो देखो एटॉमिक नंबर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, तो x की वैल्यू इधर है तो उधर उधर ग्राफ आएगा, इधर आ ही नहीं सकता। तो ये जनरलाइज ग्राफ x और y की सभी वैल्यू लेकर मैं बना रहा हूं, जो जो परमिसिबल वैल्यू होंगी उतना आपका ग्राफ हो जाएगा। ये तीन बहुत कॉमन है। इसके अलावा एक्सपोनेंशियल ग्राफ, लॉगरिथमिक ग्राफ और सब भी बहुत ही रेयरली यूज होते रहते हैं, बट दीज थ्री प्लॉट्स आर वेरी कॉमन, जो आप लोगों को बहुत अच्छे से आने चाहिए। दीज थ्री प्लॉट्स आर वेरी कॉमन, जो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। अब some important definitions for one electron species, बोस मॉडल के लिए वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हम लोग देखते हैं, तो उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है, एन एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है। वी नो इट बिफोर एन एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट ये मैं लिखना चाह रहा हूं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, उसके बाद सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, उसके बाद थर्ड एक्साइटेड स्टेट, एंड लास्ट में इनफाइनाइट एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट,
अगर ऑर्बिट नंबर 1 है तो हम बोलेंगे ग्राउंड स्टेट, 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए 1s1 उधर इलेक्ट्रॉन रहेगा। ग्राउंड स्टेट से ज्यादा एनर्जी वाली जितनी भी स्टेट है सबको हम एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे। ग्राउंड स्टेट से जस्ट ऊपर वाली फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब ऑर्बिट नंबर 2, सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब ऑर्बिट नंबर 3, थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब ऑर्बिट नंबर 4, सो ऑन सो एच। कोई बोले इलेक्ट्रॉन सेकंड एक्साइटेड स्टेट में है तो इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में नहीं घूम रहा, थर्ड ऑर्बिट में घूम रहा है। सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब ऑर्बिट नंबर 3, के एल एम सेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इट मींस दैट, राइट। तो ग्राउंड स्टेट लोवेस्ट एनर्जी स्टेट और एक्साइटेड स्टेट मतलब हायर एनर्जी स्टेट हो जाएंगे उसके ऊपर। अब सेकंड डेफिनेशन इज एक्साइटेशन एनर्जी and excitation potential। एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन पोटेंशियल, ध्यान रखिए अगर एक्साइटेशन एनर्जी आपकी x इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो एक्साइटेशन पोटेंशियल x वोल्ट होगा। एक्साइटेशन एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो एक्साइटेशन पोटेंशियल आपका 10 वोल्ट होगा। एक्साइटेशन एनर्जी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो एक्साइटेशन पोटेंशियल 20 वोल्ट होगा। एज सिंपल एज दैट। जस्ट लाइक आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल में भी यही रिलेशन था। डन। ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेशन मतलब ग्राउंड स्टेट से किसी पर्टिकुलर एक्साइटेड स्टेट में ले जाना। ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, ग्राउंड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी और सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल। एक्साइटेशन एनर्जी मतलब ग्राउंड स्टेट से थर्ड एक्साइटेड स्टेट में ले जाना, मतलब थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी बोली जाएगी। तो व्हाट इज फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी, थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी, सो ऑन सो एच। ये क्या हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट से ले जाएंगे सभी में। ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में लेकर गए, यानी कि n = 1 से n = 2 में, तो एनर्जी E2 में कितनी है, वो N1 से N2 में ले जाते हैं तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। N1 से N2, अगर N2 बड़ी वैल्यू है, N1 छोटी वैल्यू है, तो N1 से N2 ले जाएंगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, बोर्स मॉडल का थर्ड पोस्टुलेट बोल रहा था En2 - En1, यस और नो। तो ये हो जाएगा E2 - E1 फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी ग्राउंड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट यानी कि ऑर्बिट नंबर 3 में ले जाना 1 से, तो कितनी हो जाएगी, E3 - E1। डन। ग्राउंड स्टेट से थर्ड एक्साइटेड स्टेट में यानी कि ऑर्बिट नंबर 1 से ऑर्बिट नंबर 4 में ले जाना, तो E4 - E1। अब ये E का तो फॉर्मूला आप जानते ही हो। E का फॉर्मूला क्या था, -13.6 Z² या -21.8 Z²/n², वो जूल पर एटम में है, और -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और पर आयन में है। तो ये E2 E1 इन सब की वैल्यू आप जानते हो, Z और N की वैल्यू पुट करो, E2 E1 आ जाएगा भाग भाग के। N की वैल्यू दे रखी है मैंने 2, N की वैल्यू 1। तो ग्राउंड स्टेट से पर्टिकुलर एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको हम एक्साइटेशन एनर्जी बोलेंगे। ये एक्साइटेशन एनर्जी आपको पता होनी चाहिए। बोलेंगे एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट और एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ थर्ड एनर्जी लेवल, मतलब क्या होगी, सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी होगी। थर्ड एनर्जी लेवल तक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके ले जाना मतलब सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी, क्योंकि वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट है। सेकंड एक्साइटेड स्टेट की ग्राउंड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट में ले जाना सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी, उसी कोरस्पॉन्डिंग सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल, लाइक दिस। ग्राउंड स्टेट से पर्टिकुलर एक्साइटेड स्टेट में ले जाना मतलब एक्साइटेशन, और ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी में ले जाना मतलब आयनाइजेशन। ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी में ले जाना मतलब
आयोनाइजेशन एनर्जी। ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी पे ले जाना मतलब आयोनाइजेशन होगा। ग्राउंड स्टेट से किसी पर्टिकुलर एक्साइटेड स्टेट पे ले जाना मतलब एक्साइटेशन है, और ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी पे ले जाना आयनाइजेशन है। तो आयनाइजेशन और एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हरदम ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को ले जाना होता है, किसी पर्टिकुलर एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे लेकिन इंफिनिटी पे नहीं, तो एक्साइटेशन बोला जाएगा, एक्साइटेशन पोटेंशियल, एक्साइटेशन एनर्जी डिफाइंड होगी। और ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी पे ले जाए ताकि इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए, रिमूव करना मतलब आयनाइजेशन, तो हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे और आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलेंगे। तो थर्ड इज आयनाइजेशन एनर्जी एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। हम लोग जानते हैं आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन एनर्जी x इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल x वोल्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कोई बोले आयनाइजेशन एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल 13.6 वोल्ट हो जाएगा। अगर किसी का आयनाइजेशन पोटेंशियल 52.4 वोल्ट है तो आयनाइजेशन एनर्जी 52.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। सो ऑन सो एच। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी पे ले जाना, ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी पे ले जाना। बताओ ई एन का क्या फॉर्मूला होता है? nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो 13.6 Z² फॉर वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन पर एटम और पर आयन। अगर यहाँ पे n की वैल्यू इंफिनिटी पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा? इंफिनिटी, यानी कि डिनोमिनेटर में इंफिनिटी, तो E इंफिनिटी कितना हो जाएगा? 0। एट इंफिनिटी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी सब 0 हो जाती हैं। एट n is equal to infinity और at infinite distance from nucleus, kinetic energy भी 0, potential energy भी 0 and total energy भी आपकी 0, all are 0। क्यों? क्या किया? फॉर्मूला में पुट करके देखो, टोटल एनर्जी 0 होगी तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएंगी। रिलेशन आप जानते हो, काइनेटिक एनर्जी अगर x है तो पोटेंशियल एनर्जी -2x होगी और टोटल एनर्जी -x होगी। इस तरह पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में एनर्जी को, काइनेटिक, पोटेंशियल और टोटल एनर्जी को आप कोरिलेट कर सकते हो। अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो गई? आयनाइजेशन एनर्जी बहुत बार काम आएगी क्वेश्चन में। आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो गई? ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल टू 1 से कहां पर ले जाना? n इज इक्वल टू इंफिनिटी पे ले जाना। तो n1 की वैल्यू 1 हो गई, n2 की वैल्यू इंफिनिटी हो गई। 1 से इंफिनिटी पे ले जाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए तो कितनी चाहिए? वहां पर एनर्जी इंफिनिटी पे E इंफिनिटी होगी। ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो E1 होगी। E इंफिनिटी की वैल्यू 0 होती है तो आयनाइजेशन एनर्जी किसी की भी वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के बिंदास -E1 लिख सकते हैं। यही डेफिनेशन है आयनाइजेशन एनर्जी की। ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी पे ले जाना आयनाइजेशन है। ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी पे ले जाने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसको आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। तो N1 से N2 पे जब भी इलेक्ट्रॉन, N2 मतलब इंफिनिटी होगा आयनाइजेशन के लिए और N1 मतलब 1 हो गया, तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को? En2 - En1। N2 इंफिनिटी है और N1 1 है ग्राउंड स्टेट, तो ये हो गया -E1। अब बताओ E का फॉर्मूला क्या होता है? nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और आयन। ठीक है, E1 की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा? E1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट ग्राउंड स्टेट, -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और आयन। ठीक है, पर एटम और आयन। तो ये E इंफिनिटी की आयनाइजेशन एनर्जी कितनी हो गई? 0 -13.6 Z² ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और आयन हो गई। तो ये कितना हो जाएगा?
माइनस 13.6 जेड स्क्वायर, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में है। डन, दिस इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट। तो ग्राउंड स्टेट n इक्वल टू 1 से पर्टिकुलर एक्साइटेड स्टेट में ले जाना, एक्साइटेशन, और एनर्जी चाहिए उसको एक्साइटेशन एनर्जी, और ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी तक ले जाना, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, इन्फिनिटी पे चला गया तो वापस नहीं आएगा क्योंकि न्यूक्लियस अट्रैक्ट नहीं कर रहा। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन चला गया तो वापस आएगा दोबारा से ग्राउंड स्टेट में, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस अभी भी अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी का फाइनल फॉर्मूला हो गया आपका। आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम और आयन इन इट्स ग्राउंड स्टेट। अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तो वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, और वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तो n इज इक्वल टू 1 से निकालते हैं। डेफिनेटली वेरी इजी थिंग। तो ये क्या है? 1 से इन्फिनिटी में ले जाना ग्राउंड स्टेट, और ग्राउंड स्टेट का मतलब n इज इक्वल टू 1 है, विच इज इक्वल टू -E1। तो आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 13.6 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और आयन। ये फाइनल फॉर्मूला है आपका आयनाइजेशन एनर्जी का। ये तो डेफिनेशन है। आयनाइजेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी दोस्तों? अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन की बात करूं, आयनाइजेशन एनर्जी हीलियम पॉजिटिव की बात करूं, अगर आयनाइजेशन एनर्जी लिथियम डाई पॉजिटिव की कैलकुलेट करें तो यहां सीधा फॉर्मूला में पुट कर सकते हो। हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू 1, हीलियम पॉजिटिव के लिए जेड की वैल्यू 2, लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए जेड की वैल्यू 3। तो ये कितना हो गया? 13.6 मल्टीप्लाइड बाय 1 स्क्वायर, 13.6 मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर, 13.6 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर। दिस इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। दिस इज 52.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर आयन। हीलियम पॉजिटिव आयन है, दिस इज 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर आयन, क्योंकि लिथियम डाई पॉजिटिव भी आयन है। तो जैसे जैसे जेड बढ़ेगा वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है आपकी। ये आयनाइजेशन एनर्जी है। मैं बोलूँ आयनाइजेशन पोटेंशियल बताओ हाइड्रोजन के लिए, तो 13.6 वोल्ट। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम पॉजिटिव आयन 52.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 52.4 वोल्ट। आयनाइजेशन पोटेंशियल फॉर लिथियम 2 पॉजिटिव इज 122.4 वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह वोल्ट रख देंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी की जगह आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी। फोर्थ अगर हम देखें, सेपरेशन एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी। सेपरेशन एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी, इसका मतलब है क्या हो गया आपका? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to remove electron। remove electron मतलब remove करना मतलब taken to infinity। n2 की वैल्यू infinity है, n1 से n2 ले जाए तो कहां पर ले जाए? फाइनली n2 में, n2 is equal to infinity, taken to infinity from particular एनर्जी लेवल। वो एनर्जी लेवल ग्राउंड स्टेट भी हो सकता है, एक्साइटेड स्टेट 1, एक्साइटेड स्टेट 2, कुछ भी हो सकता है बस। तो ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट,
एन इन्फिनिटी। इसके लिए एन की वैल्यू कितनी हो गई 1, यहाँ पे एन की वैल्यू 2, एन की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 4। ये क्या थी आपकी आयनाइजेशन एनर्जी और सेपरेशन एनर्जी। सेपरेशन एनर्जी को ये बोल देते हैं, और सेपरेशन एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट भी बोल सकते हैं इसको। किसी भी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मतलब सेपरेशन है, और ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मतलब आयनाइजेशन है। तो ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना और ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को हटाकर सेपरेट करना, वही सेपरेशन एनर्जी को हम आयनाइजेशन एनर्जी बोल देते हैं। तो सेपरेशन एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी बोल सकते हो। इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां ले जाना, तो दिस इज सेपरेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेपरेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सो ऑन सो एच। इस तरह आप सेपरेशन एनर्जी देख सकते हो। किसी भी एनर्जी स्टेट से इंफिनिटी पे ले जाना इज सेपरेशन एनर्जी। किसी भी एनर्जी स्टेट से इंफिनिटी पे ले जाना सेपरेशन एनर्जी है। तो दोस्तों कुछ बेसिक डेफिनेशन हमने देखी वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए। वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए ग्राउंड स्टेट मतलब n = 1 फिक्स है। एक्साइटेड स्टेट 3 बोले तो ऑर्बिट नंबर 4 में इलेक्ट्रॉन है। एक्साइटेड स्टेट 4 बोले तो ऑर्बिट नंबर 5 में इलेक्ट्रॉन है। एक्साइटेड स्टेट जो भी हम बोलेंगे, एक्साइटेड स्टेट 5th बोले तो ऑर्बिट नंबर 6 होगा। एक्साइटेड स्टेट nth बोले तो ऑर्बिट नंबर n+1 होगा। और सारे फॉर्मूलाज में ऑर्बिट नंबर n होता है और z होता है एटॉमिक नंबर, तो ऑर्बिट नंबर पुट करना होता है, इसलिए एक्साइटेड स्टेट नंबर पुट नहीं करना होता। अब एक्साइटेशन एनर्जी और एक्साइटेशन पोटेंशियल, एक्साइटेशन एनर्जी और एक्साइटेशन पोटेंशियल आप लोग जानते हैं। सिमिलरली आयनाइजेशन एनर्जी एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल, अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो ये 5 वोल्ट है, ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 10 वोल्ट है, ये x इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो ये x वोल्ट है। इसी तरह ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो ये 5 वोल्ट है। आयनाइजेशन एनर्जी एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये एक्साइटेशन एनर्जी एंड एक्साइटेशन पोटेंशियल, ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो ये 10 वोल्ट है, ये 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो ये 20 वोल्ट है। तो ये x इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी तो ये x वोल्ट होगा, सो ऑन सो एच। अब ये आयनाइजेशन एनर्जी हम लोग जानते ही हैं। एक्साइटेशन एनर्जी क्या है? ग्राउंड स्टेट से किसी पर्टिकुलर एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको हम एक्साइटेशन एनर्जी बोलेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट यानी कि n = 1 टू इन्फिनिटी यानी कि n2 की वैल्यू इन्फिनिटी। तो 1 से इन्फिनिटी पे ले जाना, ये क्या है? n1 = 1 टू n2 = इन्फिनिटी पे ले जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो आयनाइजेशन एनर्जी है। एक्साइटेशन एनर्जी क्या है? n1 की वैल्यू तो 1 है और n2 की वैल्यू 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है वैसे इन्फिनिटी को छोड़कर। तो यहां से यहां फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, यहां से यहां सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी, सो ऑन सो एच। अब देखो ये आयनाइजेशन पोटेंशियल और एक्साइटेशन पोटेंशियल को डिफाइन कैसे करते हैं। देखो बच्चों, हम यहां पर ये पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है। यहां से इलेक्ट्रॉन को अगर हम पास करें तो अगर यहां पे 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है तो यहां से इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन इज एट रेस्ट। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है
5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रॉन पास किया, तो जैसे ही यहाँ पे निकलेगा तो काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी उसकी, यहाँ पे रेस्ट पे है, यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है 0। तो जैसे ही यहाँ पे निकलेगा तो काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी फाइनल 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ये 10 वोल्ट से पास कर रहे हैं तो फाइनली इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हम लोग जानते हैं। अगर पोटेंशियल एक्साइटेशन पोटेंशियल 10 वोल्ट है तो एक्साइटेशन एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका मतलब एक्साइटेशन पोटेंशियल 10 वोल्ट है तो मतलब 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम रख लें तो उसके थ्रू एक्सेलरेट करवाएं स्टार्टिंग पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 रखते हुए 10 वोल्ट से एक्सेलरेट करवाएं इलेक्ट्रॉन को, 10 वोल्ट से 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से पास करें, एक्सेलरेट करवाएं इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 10 वोल्ट से इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाएं तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और एक्साइटेशन एनर्जी भी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 10 वोल्ट से एक्साइटेशन पोटेंशियल 10 वोल्ट है तो एक्साइटेशन पोटेंशियल को कैसे डिफाइन कर लेंगे हम लोग कि वो पोटेंशियल डिफरेंस जिसके अक्रॉस टेकिंग इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग एट रेस्ट एक्सेलरेट करें इलेक्ट्रॉन को, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स इक्वल टू एक्साइटेशन एनर्जी। तो एक्साइटेशन पोटेंशियल वो पोटेंशियल डिफरेंस है जिसके अक्रॉस इलेक्ट्रॉन को पास करें, एक्सेलरेट करवाएं स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन को रेस्ट पे रखते हुए, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू वही होगी जो कि एक्साइटेशन एनर्जी की वैल्यू होगी। तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग बोलेंगे एक्साइटेशन पोटेंशियल। उस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलेंगे एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो व्हाट इज एक्साइटेशन पोटेंशियल? एक्साइटेशन पोटेंशियल हो गया पोटेंशियल डिफरेंस अब जो मैंने अभी डिस्कस किया बच्चों को एक बार में जल्दी से क्लिक नहीं करता, पर इस डायग्राम से मैंने समझाया है तो आपको थोड़ी जल्दी से क्लिक कर जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच इलेक्ट्रॉन इज accelerated starting from rest electron is accelerated starting from rest such that वो पोटेंशियल डिफरेंस जिसके अक्रॉस इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट किया जाए स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट सच दैट फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकलते टाइम तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन becomes equal to ion excitation energy becomes equal to excitation energy becomes equal to excitation energy। तो एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या है? वो पोटेंशियल डिफरेंस जिसके अक्रॉस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर दिया जाए स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज इक्वल टू एक्साइटेशन एनर्जी। तो किसी की एक्साइटेशन एनर्जी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ऐसा कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस है जिसके अक्रॉस इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट करे और फाइनल काइनेटिक एनर्जी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए? तो 20 वोल्ट के थ्रू ही एक्सेलरेट करेंगे ताकि 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए, इसलिए एक्साइटेशन पोटेंशियल 20 वोल्ट आ गया अगर एक्साइटेशन एनर्जी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो। अंडरस्टूड? यस। सेम वे आयनाइजेशन एनर्जी एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन एनर्जी मान लीजिए 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 20 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से अगर इलेक्ट्रॉन को पास करें स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करें 20 वोल्ट से स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो
आयनाइजेशन पोटेंशियल किसे बोलेंगे? वो पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट such that final kinetic energy of electron become equal to ionization energy is ionization potential। कोई बोले कि आयनाइजेशन एनर्जी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ऐसे कौन से पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रॉन को पास करें स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट such that final kinetic energy of electron becomes equal to 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 20 वोल्ट से यहाँ पे पास करेंगे इलेक्ट्रॉन को स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो यहाँ पे जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी दैट इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी। तो आप लोग समझ गए। अब मैंने पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ाते टाइम मैंने बोला था कि अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल में व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल। मैंने बोला था बस डायरेक्टली रिलेशन ध्यान रखो, आयनाइजेशन एनर्जी x इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल x वोल्ट होगा, एज सिंपल एज दैट। जल्दी से ऐसा सोच लो। लेकिन आयनाइजेशन पोटेंशियल एक्चुअल में क्या होता है वो हम बाद में डिफाइन करेंगे, क्योंकि अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोगों ने अभी डिफाइन किया कि आयनाइजेशन पोटेंशियल होता क्या है, कि वो पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट किया जाए तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी। तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। ओके दोस्तों, ये सब बेसिक डेफिनेशन हमारी हो गई। लेट अस डू सर्टेन न्यूमेरिकल्स। कुछ न्यूमेरिकल हम लोग कर लेते हैं। लेट अस डू सर्टेन न्यूमेरिकल्स। बहुत ही डायरेक्ट फॉर्मूला बेस। फाइंड रेडियस, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, और टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, frequency of revolution, for electron revolving or present in orbit number 2, यानी कि फर्स्ट excited state in orbit number 2 of helium positive ion, यानी कि Z की वैल्यू 2। N और Z की वैल्यू सबसे पहले निकाल लें। तो अपने क्वेश्चन में सबसे पहले हम रेडियस निकालते हैं। N की वैल्यू 2 है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और Z की वैल्यू हीलियम पॉजिटिव आयन के लिए 2 है, आप लोग जानते हैं। बताओ रेडियस क्या होगा? रेडियस क्या होता है? 0.529 n स्क्वायर बाई जेड। एंगस्ट्रॉम, मीटर में नहीं एंगस्ट्रॉम में है। सारे फॉर्मूलाज रिवाइज करवा रहा हूं थ्रू दिस क्वेश्चन, नथिंग एल्स। n और z की वैल्यू पुट करे जाओ, सारी चीजें आ जाएंगी। n निकाल लिया, ऑर्बिट नंबर 2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। किसमें घूम रहा है? हीलियम पॉजिटिव आयन, 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो बोह्स मॉडल के सारे फॉर्मूला लगा सकते हो 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए। 0.529 n स्क्वायर बाई जेड, पुट कर दीजिए वैल्यू। रेडियस 0.529, n की वैल्यू 2, z की वैल्यू 2, तो ये हो गया 0.529 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंगस्ट्रॉम। ये आपका आंसर आ गया रेडियस का। रेडियस इज डन। दूसरा है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर्मूला बताओ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन का। 2.18 10⁶ z बाई n मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन का, यही होता है। बताओ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी हो जाएगी?
2.18 10⁻⁶। जेड की वैल्यू कितनी है दोस्त हीलियम पॉजिटिव के लिए 2, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2। एन कितना है, एन इज ऑर्बिट नंबर वो भी 2 है। इसके साथ खेलने चला गया, मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ गया 2.18 10⁻⁶। जेड बाई एन आपका आंसर आ गया। डन। नेक्स्ट हम टोटल एनर्जी की बात करते हैं। थर्ड, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल लेते हैं टोटल एनर्जी। -13.6 ये फॉर्मूला होता है टोटल एनर्जी का। Z² बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ये x है तो ये -x है। 13.6 Z² बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर आयन हो गया। इधर तो हीलियम पॉजिटिव आयन है तो एटम की बजाय पर आयन लिखो यहां पर एग्जैक्टली। बताओ टोटल एनर्जी अगर -x है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है -2x। तो यहां पर 2 मल्टीप्लाइड बाय 13.6 Z² बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर आयन बोल देंगे। काइनेटिक एनर्जी अगर x है तो टोटल एनर्जी -x होती है और पोटेंशियल एनर्जी -2x होती है। तो ये x है तो ये -x है और ये -2x है। वही रिलेशन आप लोग जानते हैं। z और n की वैल्यू पुट कर दीजिए। Z² बाई n स्क्वायर, तो यहाँ पे पुट कर दोगे तो Z² बाई n स्क्वायर कितना आ गया 1² बाई 2² बाई 2²। z की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 2 है, z की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 2 है। 4 का रेशियो खेलने चला गया तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर आयन। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर आयन। ये कितने हो गई 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर आयन। तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई। डन। जस्ट फॉर्मूला में z और n की वैल्यू पुट कर रहे हैं क्योंकि सारे के सारे फॉर्मूलाज हमारे z और n की टर्म्स में हैं। फिर हमारा एंगुलर मोमेंटम हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया। अब सिक्स्थ एंगुलर मोमेंटम। बताओ बोह्स थ्योरी के अनुसार ऑर्बिट मोशन में एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, एंगुलर मोमेंटम कितना है, फॉर्मूला सब लोग जानते हैं NH/2π। n की वैल्यू कितनी है 2, H/2π। 2 के साथ खेलने चला गया तो आपका आंसर है H/π। एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना चाहो तो SI यूनिट में H की वैल्यू होती है 6.63 10 34 और पाई की वैल्यू 3.14। पुट कर दीजिए, एक्जेक्ट वैल्यू आ जाएगी एंगुलर मोमेंटम की SI यूनिट्स में। ओके, तो ये एंगुलर मोमेंटम भी हो गया। टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। बताओ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, nth पीरियड में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो 1.52 10⁻16 1.52 10⁻16। ये फॉर्मूला हो जाएगा n 10⁻16 n³ बाई Z² सेकेंड। क्या हो जाएगा तो बताओ 1.52 10⁻16 n की वैल्यू कितनी है 2, z की वैल्यू कितनी है 2 सेकेंड। ये आपका आंसर आ गया टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन का क्या फॉर्मूला होता है लास्ट 7, दिस इज 8th वन। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर लो 0.657 10⁻⁻16 Z² बाई n³। ये हो जाएगा सेकेंड इनवर्स और हर्ट्स। यस और नो। Z की वैल्यू कितनी है 2 है और n की वैल्यू कितनी है वो भी 2 है, Z² बाई n³। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन आ गया।
all that you can obtain just by formula. जस्ट एक ये क्वेश्चन रिवीजन ऑफ फॉर्मूलाज था. सारे के सारे फॉर्मूलाज आपको ध्यान होने चाहिए फॉर डूइंग द न्यूमेरिकल्स. Let us move to next question, guys. Radius of electron revolving in third excited state of beryllium plus 3 ion is x angstrom, then radius of electron revolving in first excited state यानी कि ऑर्बिट नंबर 2 ऑफ हीलियम पॉजिटिव आयन. हीलियम पॉजिटिव आयन Z इज इक्वल टू 2 समझ जाओ. बेरिलियम के लिए Z की वैल्यू 4 ऑटोमेटिकली होती है, आप लोग जानते हैं. तो इसको X की फॉर्म में निकालना है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. तो सबसे पहले हम लोग बेरिलियम प्लस 3 की बात करते हैं और फिर हीलियम प्लस 1 की बात करते हैं. इसके लिए Z की वैल्यू है, इसको Z1 बोल दो 4. इसके लिए Z की वैल्यू है से 2. यहां कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, कौन से ऑर्बिट में, थर्ड एक्साइटेड स्टेट. थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए ऑर्बिट नंबर 4 हो जाता है. ये 4 हो गया. यहां पे कितना हो गया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब ऑर्बिट नंबर 2 हो गया. Z और N की वैल्यू आ गई तो बात बन गई. यस और नो. इसका रेडियस दिया है, उसका रेडियस पूछा है. रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 0.529 n स्क्वायर बाई Z एंगस्ट्रॉम. अब एक की रेडियस दे रखी है, दूसरे की रेडियस पूछी है, तो कोई बात नहीं. इसकी रेडियस कितनी दे दी, x एंगस्ट्रॉम. इसकी रेडियस पूछी है x की टर्म्स में ही. 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे आपको. दैट इज बीइंग आस्क्ड. तो हम प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन यूज कर लेते हैं डायरेक्टली. प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन यूज कर लेते हैं. R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई Z. हेंस R2 बाई R1 को क्या लिख सकते हैं, N2 बाई N1 का स्क्वायर Z1 बाई Z2. R2 निकालना है आपको, R1 तो x एंगस्ट्रॉम दे रखा है तो R2 भी एंगस्ट्रॉम में निकलेगा. N2 की वैल्यू कितनी है 2 और N1 की वैल्यू 4 है, तो ये 2 बाई 4 का स्क्वायर हो गया. बताओ Z1 Z2 की वैल्यू कितनी है, 4 एंड 2. तो दिस इज 1 by 2 square and this is 2 by 1. So your final answer is 1 by 2. तो R2 की वैल्यू कितनी आ गई, that is x by 2. That is your answer. That is your answer. तो एक रेडियस दे रखी हो, दूसरी रेडियस पूछी हो, तो पूरा फॉर्मूला क्यों यूज करें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन यूज करो. एक स्पीड दे रखी हो, दूसरी स्पीड पूछी हो, स्पीड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, Z by N के. फॉर्मूला होता है 2.18 10⁶ Z by N. तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z by N है.
तो एक स्पीड दे रखी हो, दूसरी स्पीड पूछी हो, जस्ट लाइक दिस क्वेश्चन, एक रेडियस दे रखी है, दूसरी रेडियस पूछी है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन यूज करें आप, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z बाई n। एक आपको टोटल एनर्जी दे रखी है, दूसरी टोटल एनर्जी पूछी है, तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, या माइनस को भी गायब कर दो, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेशन यूज करो एंड डू द कैलकुलेशन लाइक दिस। एक फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन दे रखी है, दूसरी फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन पूछी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन का यूज करो आप। Find E1, E2, E3, E4, E5 and last में infinity for hydrogen atom. Also calculate E2 minus E1, E3 minus E2, E4 minus E3, so on so h। इन सब की वैल्यू भी निकालें आप। किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में निकाल देंगे, हाइड्रोजन एटम के लिए निकालनी है। हाइड्रोजन एटम तो जेड की वैल्यू 1 हो गई, E1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, 1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, E2 मतलब जब सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, E3 मतलब टोटल एनर्जी जब थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, E4 मतलब फोर्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, E5 मींस फिफ्थ ऑर्बिट में व्हेन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन हाइड्रोजन एटम, व्हाट इज द टोटल एनर्जी। अब देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम सारी वैल्यू निकालते हैं, मुझे फॉर्मूला बताओ जरा, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम ऑफ हाइड्रोजन। बस जेड की वैल्यू 1 हो गई हाइड्रोजन के लिए, तो क्या हो गया -13.6 जेड स्क्वायर, फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो एन की वैल्यू भी 1 हो गई, तो ये हो गई -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। E2 देखो, E2 क्या हो जाएगा, -13.6, हाइड्रोजन है तो जेड की वैल्यू 1, सेकेंड ऑर्बिट में घूम रहा है तो ये वैल्यू आपकी आ गई 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। E3 फॉर्मूला 13.6 जेड स्क्वायर, हाइड्रोजन है तो जेड स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, एन की वैल्यू 3 का स्क्वायर, hence this is 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। E4 की अगर हम बात करें, जेड की वैल्यू 1 और ऑर्बिट नंबर 4 है तो एन की वैल्यू 4, 13.6 जेड स्क्वायर, हाइड्रोजन का 1 स्क्वायर, एन स्क्वायर, एन कितना हो गया, एन इज इक्वल टू 4, तो ये हो गया -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। E5 जेड की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 25, दिस इज 0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब E इंफिनिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, इंफिनिटी, एन की वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी तो ये कितना हो जाएगा, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। आपको क्या लगता है, यहां से यहां जाए तो टोटल एनर्जी क्या इंक्रीज हो रही है, टोटल एनर्जी क्या इंक्रीज हो रही है कंटिन्यूसली। E1 से बड़ा है E2, -13.6 से बड़ा है -3.4, नेगेटिव में मतलब छोटा मॉड्यूलस मतलब बड़ी वैल्यू,
-2 -5 में कौन बड़ा? -2। तो वैल्यू E1 की सबसे छोटी, E2 की उससे बड़ी है, E3 की उससे बड़ी है, E4 की उससे बड़ी है, E5 की उससे बड़ी है और E इंफिनिटी की सबसे बड़ी है जो कि 0। टोटल एनर्जी हरदम नेगेटिव होती है, E इंफिनिटी की मैक्सिमम और 0 होती है। नेगेटिव वैल्यू स्मॉलर देन 0, तो मैक्सिमम टोटल एनर्जी कितनी है? 0 है। और बाकी सब किसी भी ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इंफिनिटी के अलावा टोटल एनर्जी क्या रहेगी? नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव साइन सिग्निफाइज देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियस। फाइन। अब मैं E2 माइनस E1 की बात करूं, E2 माइनस E1 की बात करूं तो दिस माइनस दिस E2 कितना है? -3.4 माइनस ये वाला माइनस का साइन, E1 कितना है? 13.6, तो ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। E3 माइनस E2, दो 1 और 2 दो कंसेक्यूटिव एनर्जी लेवल है, उनके बीच में एनर्जी डिफरेंस निकाल रहे हैं। कितना आ गया? 1.51 माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस इज 1.89 इलेक्ट्रॉन, 1.9 ले लीजिए। E4 माइनस E3, E4 की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E5 माइनस E4 कितना हो गया? -0.54 माइनस 0.85, तो ये कितना हो गया? 0.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बताओ E2 माइनस E1 की सबसे बड़ी वैल्यू है, E3 माइनस E2 की उससे छोटी वैल्यू है, घटी तो भी बहुत जबरदस्त घटी। E4 माइनस E3 की उससे छोटी वैल्यू है, E5 माइनस E4 की। तो दो कंसेक्यूटिव एनर्जी लेवल्स में, दो कंसेक्यूटिव ऑर्बिट्स में एनर्जी गैप कीप ऑन डिक्रीजिंग एज वी मूव अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। E2 माइनस E1 सबसे बड़ी वैल्यू है, E3 माइनस E2 उससे बहुत ज्यादा घट गई, E4 माइनस E3 और घट गई। तो सबसे ज्यादा एनर्जी गैप न्यूक्लियस के पास होगा। जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो कंसेक्यूटिव ऑर्बिट्स में एनर्जी गैप कम होता चला जाएगा। तो दूर दूर E11 माइनस E10 और छोटा होगा, बहुत छोटा होगा। तो एनर्जी गैप कीप ऑन डिक्रीजिंग एज वी मूव अवे फ्रॉम न्यूक्लियस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ऑर्बिट्स। और एनर्जी कहां से कहां बढ़ती चली जाती है? E1 सबसे छोटी होगी, E इंफिनिटी सबसे बड़ी होगी टोटल एनर्जी। ये हाइड्रोजन एटम की ये वैल्यूज हैं, और जो वैल्यू मैंने बोर्ड पे लिखी है वो अगर आपको ध्यान भी है तो अच्छी बात है, ऑब्जेक्टिव में इट विल हेल्प ए लॉट। नहीं ध्यान है तो कोई बात नहीं, जिस तरह हमने न्यूमेरिकल में की उस तरह आपको ध्यान रहना चाहिए, उस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हो फॉर्मूला से। लेकिन इफ यू आर एबल टू रिमेंबर इट विल हेल्प ए लॉट। देखो अगर हम बच्चों बात करें, यहां से यहां एनर्जी आपकी बढ़ रही है, एनर्जी इज इंक्रीजिंग। तो सबसे पहले ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन है, दूसरे ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन है, तीसरे ऑर्बिट में है, चौथे ऑर्बिट में है, पांचवें ऑर्बिट में है, छठे ऑर्बिट में है, और लास्ट से लास्ट में इंफिनिटी में है। n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6 एंड सो ऑन सो इज। तो कितनी कितनी एनर्जी है आपकी यहां पर? हाइड्रोजन एटम, ये किसके लिए है? 4 हाइड्रोजन एटम।
बताओ व्हाट इज द एनर्जी? व्हाट इज द एनर्जी? व्हाट इज द एनर्जी? ये एक एटम की है एनर्जी। 1 मोल ऑफ एटम की होगी तो मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर कर देंगे हम। फिर बहुत सारी यूनिट कन्वर्ट कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बजाय जूल, किलो जूल। E4 कितनी हो गई? 85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। E5 कितनी हो गई? -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, लाइक दिस। बताओ E2 माइनस E1 कितना था हमारा? यानी कि फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे तो कितना है? पर एटम 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। बताओ E3 माइनस E2 कितना था हमारा? दिस इज 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, यानी कि 1.9 अप्रोक्सीमेटली। बताओ E4 माइनस E3 कितना था आपका? 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। दिस इज 0.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अगर मैं फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी तो 10.2 है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ले जाना। ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से, तो ग्राउंड स्टेट से सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए चाहिए, उसको क्या बोलेंगे? सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी। ये क्या हो गया? फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। ये क्या हो गया? सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी। 10.2 1.89 दोनों ऐड करते हैं तो 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है। इसको हम अप्रोक्सीमेटली 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम लेकर चल सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लग रहा है? ये भाई इधर मैंने एनर्जी ली है इंक्रीजिंग एनर्जी, तो E1 से बड़ी E2 है, E2 से बड़ी E3 है, E4 है, सबसे बड़ी E इंफिनिटी है। और E इंफिनिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इंफिनिटी पे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी सब 0 होती है। फॉर्मूला से देख सकते हो, फॉर्मूला सारी की सारी काइनेटिक, पोटेंशियल, टोटल एनर्जी में सब में क्या आता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z² बाई n²। n को इंफिनिटी पट करो, डिनोमिनेटर में इंफिनिटी मतलब वैल्यू 0 हो जाएगी। तो तीनों एनर्जी 0 होंगी इंफिनिटी पे। ये टोटल एनर्जी है। बताओ एनर्जी E1 E2 E3 बढ़ती चली जा रही है। यस। दूसरा E2 माइनस E1 ज्यादा है, तो ये ज्यादा गैप दिखाया मैंने एनर्जी लेवल डायग्राम में। E2 माइनस E1 उससे छोटी हो गई, E4 माइनस E3 उससे छोटा हो गया, E5 माइनस E4 उससे छोटा हो गया, सो ऑन सो एज। तो आगे वाले जो हायर एनर्जी लेवल है उनके बीच में एनर्जी गैप क्या रहेगा? बहुत कम होता चला जाएगा, बहुत कम होता चला जाएगा। तो न्यूक्लियस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ऑर्बिट एनर्जी गैप कीप ऑन डिक्रीजिंग। मैं बोलूं E11 और E10 में एनर्जी गैप और E3 और E2 में एनर्जी गैप। ऑफ कोर्स न्यूक्लियस के पास 3-2 है, ऑर्बिट नंबर 3 और ऑर्बिट नंबर 2, तो E3 माइनस E2 बड़ा होगा, E11 माइनस E10 छोटा होगा। मैं बोलूं कि E11 माइनस E9 और E3 माइनस E1, वहां पे भी 2 का गैप है, N2 N1 में, यहां पर भी 2 का गैप है। न्यूक्लियस के पास है तो एनर्जी गैप ज्यादा रहेगा। तो एज वी मूव अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, एनर्जी गैप बिटवीन कंसेक्यूटिव ऑर्बिट्स कीप ऑन डिक्रीजिंग। मेरे बच्चों ये वैल्यू मैंने हाइड्रोजन के लिए लिखी है। अगर आपको बाकी 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए वैल्यू निकालनी है तो सबको Z² से मल्टीप्लाई कर देना। क्या फॉर्मूला है हाइड्रोजन का? -13.6 Z² बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। Z² की जगह हाइड्रोजन में 1 हो गया, और बाकी सब के लिए क्या हो गया? -13.6 Z² बाई n²। यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू तो सेम है। तो व्हाट आई मीन टू से कि हाइड्रोजन की जो एनर्जी है उसको अगर हम Z² से मल्टीप्लाई कर दें तो बाकी सब 1 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आ जाएगी। जैसे मैं बोलूं E2 माइनस E1 हीलियम पॉजिटिव के लिए बताओ, तो 10.2 तो हाइड्रोजन के लिए है इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
हीलियम पॉजिटिव के लिए जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे हीलियम का, तो 10.2 मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर हो गया E2 माइनस E1 ऑफ हीलियम पॉजिटिव। मैं बोलूंगा E2 माइनस E1 ऑफ बोरॉन 4 पॉजिटिव निकालो, तो बोरॉन के लिए जेड की वैल्यू 5, हाइड्रोजन के लिए 10.2 है E2 माइनस E1, तो बोरॉन 4 पॉजिटिव के लिए क्या होगी 10.2 मल्टीप्लाइड बाई जेड स्क्वायर, यानी कि 10.2 मल्टीप्लाइड बाई 5 स्क्वायर, आपका उतना आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बोरॉन 4 पॉजिटिव का E2 माइनस E1 यानी कि फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। तो जेड का ही फर्क होता है, सब फॉर्मूला से इंटरप्रेट कर सकते हो, जेड स्क्वायर टाइम का फर्क हो जाता है। इन सब वैल्यू को मैं जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये E1 E2 E3 E4 E5 सबको जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो बाकी हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है उनकी E1 E2 E3 E4 आ जाएंगी। इन एनर्जी गैप को जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो बाकी सब हाइड्रोजन के अलावा जो 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है उनका एनर्जी गैप आ जाएगा, पर रिलेटिव ऑर्डर यही रहेगा, जेड स्क्वायर सभी जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों ये एनर्जी डायग्राम आपको याद है तो ऑब्जेक्टिव में आप बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लेंगे, याद नहीं है तो कैलकुलेशन करके आप करोगे तो टाइम बढ़ जाएगा। तो बेटर रिमेंबर दीज वैल्यूज, बेटर रिमेंबर दीज वैल्यूज। अगर मैं फॉर ए पर्टिकुलर यूनि इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, अगर मैं बात करूं सबसे पहले रेडियस की, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस, सेकंड ऑर्बिट का रेडियस, थर्ड ऑर्बिट का रेडियस, फोर्थ ऑर्बिट का रेडियस, n is equal to infinity, n is equal to 1, ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 2, जेड तो सेम है, एक इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तो जेड तो फिक्स रहेगा उसके लिए। फिर हम स्पीड की बात करें, v1 v2 v3, फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो स्पीड v1 है, सेकंड ऑर्बिट में घूम रहा है तो v2 है, थर्ड ऑर्बिट में v3 है, फोर्थ ऑर्बिट में इंफिनिटी। ठीक है, यहां पे हम Rn लिख रहे हैं, यहाँ पे हम Vn लिख रहे हैं, n की वैल्यू है ऑर्बिट नंबर 1 2 3 4, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट में स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है तो, सेकेंड ऑर्बिट में घूम रहा है तो, थर्ड ऑर्बिट में घूम रहा है तो ke3, काइनेटिक एनर्जी फोर्थ ऑर्बिट में घूम रहा है तो, और n इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो, इन सब आपस में रिलेशन देखेंगे हम लोग कि कौन सा बड़ी वैल्यू है, कौन सी छोटी वैल्यू है। पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है तो Pe1, सेकेंड ऑर्बिट में घूम रहा है तो Pe2, थर्ड ऑर्बिट में घूम रहा है तो Pe3, एंड फोर्थ ऑर्बिट में घूम रहा है तो Pe4, और nth ऑर्बिट में घूम रहा है तो Pen। ये काइनेटिक एनर्जी हो गई Ken, और पोटेंशियल एनर्जी Pen। टोटल एनर्जी देखें तो nth ऑर्बिट की En, E1 E2 E3 E4 E infinity, ऑल ऑफ दिस आप देख सकते हो। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। तो जैसे जैसे n बढ़ेगा R की वैल्यू बढ़ेगी, तो R की वैल्यू क्या बढ़ रही है, फोर्थ ऑर्बिट की रेडियस और बड़ी होगी और सबसे बड़ी ये होगी, एंड दिस इज इक्वल टू इन्फिनिटी। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, 2.18 10⁶ जेड बाई एन इन एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड। जेड तो फिक्स है, जैसे जैसे एन बढ़ेगा स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगी,
तो v1 बड़ी है, v2 उससे छोटा है, v3 उससे छोटा है। n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करो यहाँ पर, तो 1/इन्फिनिटी मतलब 0, तो स्पीड कितनी आ जाएगी, इन्फिनिटी पे स्पीड 0 रहेगी इलेक्ट्रॉन की, एज फ्रॉम दिस फॉर्मूला। स्पीड और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है, हाफ mv²। जितना बड़ा v होगा उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा। तो फर्स्ट ऑर्बिट में स्पीड सब ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट की सब ज्यादा होगी, सो ऑन सो एज। और इन्फिनिटी पे काइनेटिक एनर्जी भी 0, पोटेंशियल एनर्जी भी 0, टोटल एनर्जी भी 0। ये तो पॉजिटिव वैल्यू होती है, लेकिन ये दोनों वैल्यू तो क्या होती है, इन्फिनिटी पे 0, बाकी जगह ये नेगेटिव होती है। हम लोग जानते हैं अभी अभी सब E1, E2, E3, E4 ये सब हैं, ये दोनों नेगेटिव वैल्यू हैं, इसलिए इनका साइन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी से। अगर ये आपकी काइनेटिक एनर्जी x होती है तो टोटल एनर्जी -x और ये -2x होती है। अगर ये पर्टिकुलर 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए x है तो ये -2x है और ये -x है। ये आप लोग जानते हैं पर्टिकुलर ऑर्बिट में पर्टिकुलर 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए रिलेशन है। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इनका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ये मैक्सिमम इन्फिनिटी पे है जो 0 वैल्यू है, बाकी किसी भी ऑर्बिट में घूम रहा होगा तो नेगेटिव होंगी, यानी कि कम होंगी, 0 से सब छोटी है नेगेटिव वैल्यू। ये मिनिमम इन्फिनिटी पे है और बाकी सब जगह पॉजिटिव है, यानी कि मिनिमम है काइनेटिक एनर्जी इन्फिनिटी पे और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है इन्फिनिटी पे और टोटल एनर्जी भी मैक्सिमम है इन्फिनिटी पे। ये आप देख सकते हैं बड़े प्यार से। अब एक रिलेशन, अगर कोई भी एक 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है उसके लिए, जैसे सारे हीलियम पॉजिटिव आयन के हैं, सारे बोरॉन 4 पॉजिटिव के हैं, R1, R2, R3, कोई भी 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, सबके लिए ये रिलेशन आप देख सकते हो। अब हम लोग रेडियस का, फर्स्ट ऑर्बिट रेडियस से रिलेशन देखें फॉर ए पर्टिकुलर 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, तो भी हम आसानी से देख सकते हैं। फॉर ए पर्टिकुलर 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज अगर हम रिलेशन देखें बच्चों, पर्टिकुलर 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का, बताओ रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट क्या है, 0.529 n² एंगस्ट्रॉम। n और z के लिए R1, उसी 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए R1 फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस, पर z वही है उसी 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए, कितना हो जाएगा 0.529 1² angstrom, that is nothing but 0.529 z angstrom, फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस। देखो जरा इधर, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं सजाकर, यस, ये क्या है, यही है फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस। तो क्या कंक्लूजन निकलता है इधर से, Rn for particular 1 electron species is R1 for same 1 electron species multiplied by n²। ये डायरेक्टली ऐसे लिख दो, Rn is equal to R1 multiplied by n², पर ये आपको बोलना पड़ेगा कि both for same z, both for same z। अब ये कोई स्पेशल, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है जिसको ध्यान रखना है। अरे भाई Rn का फॉर्मूला जानते हो, 0.529 n²/z², n² को छोड़कर बाकी मामले को R1 लिख दो बस, तो R1 multiplied by n² is Rn, सिंपल। अगर हम स्पीड की बात करें, पर्टिकुलर 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है, क्या फॉर्मूला होता है, 2.18 10⁶ z/n मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, 2.18 10⁶
जेड बाई एन की वैल्यू 1 फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है इतना मीटर पर सेकेंड। यस, जेड बाई 1 ये हो गया। अब इसको आप सिर्फ जेड लिख लो ऐसे। अब क्या मैं इसको जेड करके 1/n अलग कर दूं? यस, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, implies what it implies कि nth ऑर्बिट में उसी 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के फर्स्ट ऑर्बिट में रेडियस डिवाइडेड बाई n, यानी कि Vn इज इक्वल टू V1 बाई n, और ये क्या होने चाहिए? फॉर सेम 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, फॉर सेम 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज V1 और V1, Vn और V1 दोनों सेम 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए हैं, फॉर ए पर्टिकुलर 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए हैं। दैट्स ऑल। अगर हम बात करें टोटल एनर्जी की या काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तीनों का एक जैसा रिलेशन रहेगा, तो टोटल एनर्जी En और टोटल एनर्जी E1, इसका फॉर्मूला होता है 13.6 Z² बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और पर आयन। यहाँ पे हो जाएगा माइनस 13.6 Z², ऑर्बिट नंबर 1 तो 1² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। 1² को तो ऐसे लिखेंगे हम लोग। आपको क्या लगता है 1/n² को मैं सजाकर ऐसे लिख सकता हूं? ये क्या है? फर्स्ट ऑर्बिट की ही एनर्जी है। तो व्हाट यू अंडरस्टूड, टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में और 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जेड वाली वैल्यू में घूम रहा है, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी जेड डिवाइड बाई n², यानी कि En उसी 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का E1 डिवाइड बाई n², ये रिलेशन हो जाएगा E1 और En में। कंडीशन अप्लाइड फॉर सेम 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, यही फॉर्मूला है, इससे हम रेड्यूस कर रहे हैं और कुछ नहीं है। तो अगर हम फॉर ए पर्टिकुलर 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, हम रेडियस को क्या लिख सकते हैं? Rn इज इक्वल टू Rn मल्टीप्लाइड बाई n², Vn इज इक्वल टू V1 डिवाइड बाई n, and En is equal to En divided by Z²। ये है आपका डिफरेंट किसके लिए है? पर्टिकुलर Z की वैल्यू, फॉर पर्टिकुलर Z की वैल्यू। अब ये अपने आप याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं है। मुझे बताओ एनर्जी के फॉर्मूला क्या होता है? माइनस 13.6 Z² बाई n², तो यहाँ पे n² आ गया, E1 बाई n²। स्पीड का क्या फॉर्मूला? 2.18 10⁶ Z बाई n, तो यहाँ पे बाई में 1 आ गया, बाकी को V1 लिख दो। Rn का फॉर्मूला क्या होता है? रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट 0.529 n² बाई Z, तो ऊपर n² आ गया, बाकी को R1 लिख दो बस। इफ यू आर बाउंड टू रिमेंबर, रिलेशन ऐसे है कि वैसे दिमाग में टक जाएंगे, ऑटोमेटिकली यू आर एबल टू कीप इन माइंड। तो उनके फॉर्मूले में जहां पे n और n² आ रहा है वहीं पे आ रहा है, बाकी को फर्स्ट ऑर्बिट के करस्पॉन्डिंग दो, R1 V1 E1 लाइक दिस यू कैन राइट। तो बताओ R1 R2 R3 R4 क्या लिख सकता हूं इसको? 2² R1 क्या हो जाएगा? 3² R1, ये क्या हो जाएगा? 4² R1, so on so as। सेम 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए V2 क्या लिखता हूं? V1 बाई 2, V3 V1 बाई 3, V4 फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस डिवाइड बाई 4,
ई एन को क्या लिख सकते हैं हम, E2 क्या हो जाएगा दोस्तों, E1 बाई 4, E3 कितना हो गया, E1 बाई 9, E4 कितना हो गया, यहाँ पे 4 स्क्वायर कर दो, E1 बाई 16। ये क्या है, E2 E1 सेम वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के हैं, E3 E1 सेम वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए हैं। तो सेम वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए यहां से समझ में आ रहा है कि R2 R3 की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, 4R1 9R1 16R1, R1 R2 R3 बढ़ता चला जा रहा है। V2 V1 से छोटा है, V1 बाई 2, V3 और छोटा है, V1 बाई 3 हो गया, V4 और छोटा है, V1 बाई 4 हो गया। तो स्पीड घटती चली जाती है बाहर की तरफ, तो काइनेटिक एनर्जी भी घटेगी, तो पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी बढ़ेगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो अपोजिट साइन की होती है। काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव और पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी नेगेटिव साइन की होती है वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए। E2 क्या हो गया, E1 बाई 4। अब बोलोगे सर ये तो घट गया, 4 आ गया, E2 की वैल्यू छोटी है E1 से। अरे भाई E1 खुद नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव वैल्यू है E1 सबके न्यूमरेटर में, तो नेगेटिव के डिनोमिनेटर में जितनी बड़ी वैल्यू रखोगे उतनी ही वो वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि नेगेटिव में छोटा मॉड्यूलस, छोटा मैग्नीट्यूड मतलब बड़ी वैल्यू, आप लोग जानते हैं। यहां पे नेगेटिव है E1 E2 E3, फर्क ये है। Let us do certain numericals. एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। Radius of different orbits in hydrogen-like sample is 4r and 16r in two different orbits. एक ऑर्बिट नंबर आपका n1 है और दूसरा ऑर्बिट नंबर n2 है। रेडियस इसकी r1 बोली है 4r और इसकी रेडियस बोली है 16r। फाइंड द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टू ऑर्बिट्स। ये F1 है, F2 है, और फॉर यूनिक इलेक्ट्रॉन स्पीसीज Z की वैल्यू फिक्स है, तो आपको आंसर निकालना है। रेडियस दे दिया कि रेडियस n1 से दो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, सेम वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के n1 ऑर्बिट में घूम रहा है और n2 ऑर्बिट में घूम रहा है। तो रेडियस 4r एंड 16r है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन उन दोनों ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो F1 F2 है। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ, पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन, ये क्वेश्चन है। तो देखो Z तो सेम ही है, बताओ रेडियस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट r इज इक्वल टू पॉइंट, सबको फॉर्मूला याद है, n स्क्वायर बाई z एंगस्ट्रॉम। तो r किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको r नोट बोल दो चाहे तो, r इधर लिख रहे हैं उधर r ना लिखने के लिए, n स्क्वायर बाई z के प्रोपोर्शनल है। तो ये क्या हो गया, कैपिटल R लिख दो चाहे रेडियस को, या फिर स्मॉल r यहां पे लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। क्या करें हम, यहां से प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन से पता है ये 4 टाइम है इसके, तो उस चीज का R2 बाई R1 को क्या लिख सकते हैं, N2 बाई N1 होल स्क्वायर, और ये तो Z2 Z1 तो 1 ही है, तो ये N2 बाई N1 होल स्क्वायर आ गया। ये वैल्यू कितनी है, 16r नोट एंड 4r नोट, दैट इज 4
n2/n1 का स्क्वायर, इससे क्या निकल गया, n2/n1 आपका 2 निकल गया, -2 तो हो नहीं सकता ना, अरे ऑर्बिट नंबर है तो पॉजिटिव भी होंगे, तो n2 और n1 दोनों पॉजिटिव होंगे, तो n2/n1 +-2 में से सिर्फ +2 ही हो सकता है, वो आप लोग जानते हैं, बहुत सिंपल है। f1/f2 फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन का रेशियो निकालना है। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन का फॉर्मूला तो बताओ सबसे पहले। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन 0.657 10⁻16 Z²/n³, ये आ जाएगा सेकेंड इनवर्स। तो 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज वही है, तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, Z²/n³। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, Z1/Z2 का स्क्वायर, और ये हो गया n1/n2 का क्यूब। चूंकि ये तो Z तो सेम है, तो ये हो गया n2/n1 का क्यूब। n2/n1 है 2:1, तो 2:1 का क्यूब, आंसर हो गया 8:1। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, तो रेडियस दे दी और फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन का रेशियो पूछा है। जब रेशियो पूछा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन ही यूज करेंगे, क्यों एब्सोल्यूट फॉर्मूला यूज करें, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी ऑफ रिलेशन यूज कर लीजिए। वहां पे रेशियो चाहिए n2/n1 का, इसलिए मैंने यहाँ पर भी रेशियो ले लिया, प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन से रेशियो आ जाएगा n2/n1 का। एब्सोल्यूट वैल्यू मुझे निकालने की जरूरत कहीं पर भी नहीं है, रेशियो से ही, प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन से ही काम चल जाएगा। तो जस्ट रेडियस का फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन का फॉर्मूला अगर आपको ध्यान है तो मतलब क्वेश्चन हो गया, नॉट ए बिग डील एट ऑल, नॉट ए बिग डील एट ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, first excitation potential of hydrogen like species is 15 volt. First excitation potential of hydrogen like sample is 15 volt. Find its ionization energy and second excitation potential. Second excitation ये वैल्यू निकालनी है आपको, दैट्स ऑल, इतना डेटा है। एक हाइड्रोजन लाइक सैंपल है जिसका फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल 15 वोल्ट है, तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल 15 वोल्ट है, तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी, वो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। डायरेक्टली आप लोग जानते हो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है, ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ले जाना। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब ऑर्बिट नंबर 2 में ले जाना। सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी मतलब ग्राउंड स्टेट से सेकेंड एक्साइटेड स्टेट यानी कि ऑर्बिट नंबर 3 में ले जाना। आयनाइजेशन एनर्जी मतलब ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी पर ले जाना, यही है आयनाइजेशन मतलब ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी पे। सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल और सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी मतलब ग्राउंड स्टेट से सेकेंड एक्साइटेड स्टेट पे ले जाना।
फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी और फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल मतलब ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी कि ऑर्बिट नंबर 2 पे ले जाना, यही डेफिनेशन होती है इनकी। अगर आपको ये पता है तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। तो सेकेंड एक्साइटेशन, फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल, तो ये E2 माइनस E1 हो गया, E2 माइनस E1। बताओ En क्या होता है, उसी वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का E1 बाई एन स्क्वायर, ये रिलेशन हम जानते हैं, इसको यूज करेंगे, इज इक्वल टू 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो E2 को क्या लिखूंगा मैं, E1 बाई 2 स्क्वायर, ये E1 है, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। तो ये 1/4 माइनस 1, तो E1 क्या आ गया, 1/4 माइनस 1, दैट इज माइनस 3/4 E1 इज इक्वल टू 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कितना आ गया, E1 की वैल्यू आ गई माइनस 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है, तो हाइड्रोजन एटम है, तो बाकी तो आयन होंगे, तो पर आयन बोल देते हैं E1। व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी होती है इन्फिनिटी पे ले जाना फ्रॉम ग्राउंड स्टेट, ये आपकी 0 होती है, तो माइनस E1 हो गई, माइनस E1 की वैल्यू माइनस 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और आयन, तो आयनाइजेशन एनर्जी हो गई 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आयनाइजेशन एनर्जी कितनी हो गई, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। ये है सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी, ग्राउंड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑर्बिट नंबर 3 पे ले जाएंगे। तो ये क्या है आपका, E3 माइनस E1 पूछा है, सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी मतलब E3, और एक्साइटेशन एनर्जी आ गई तो एक्साइटेशन पोटेंशियल तो अपने आप आ जाएगा। तो E3 माइनस E1 सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी हो गई। सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑर्बिट नंबर 3 फ्रॉम ग्राउंड स्टेट ले जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी कहलाएगी। बताओ इसको क्या लिखूंगा, E1 बाई 3 स्क्वायर इज इक्वल टू E3, तो 9 हो गया, माइनस E1 हो गया, तो ये कितना हो गया, माइनस 8/9 E1, ये कितना हो गया, माइनस 8/9 E1 हो गया माइनस 20, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो दिस इज 160/9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर आयन, दैट इज सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी। तो 160/9 वोल्ट पर आयन इज सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह वोल्ट कर देंगे तो एक्साइटेशन एनर्जी की जगह एक्साइटेशन पोटेंशियल आ जाएगा आपको। तो फॉर डूइंग दिस क्वेश्चन एक रिलेशन हमने ये यूज किया है, En is equal to E1 of that chemical species divided by n square. Okay. Second thing is फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है, ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, यानी कि E2 माइनस E1। सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी क्या है, ग्राउंड स्टेट से सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब ऑर्बिट नंबर 2 में ले जाने तक की जो एनर्जी ले जाने की जो एनर्जी चाहिए उसको सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी, यानी कि E3 माइनस E1। और आयनाइजेशन एनर्जी ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी तक ले जाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए मिनिमम, उसको आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। दैट इज ग्राउंड स्टेट मतलब n इक्वल टू 1 इंफिनिटी पे ले जाएंगे तो E इंफिनिटी माइनस ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी पे ले जाएंगे तो E इंफिनिटी माइनस E1 हो जाएगी आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये सब आयनाइजेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी की डेफिनेशन आपको पता है और उनका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन आपको करना आता है, तो क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं।